गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड में आपका स्वागत है। और हम आज आपके लिए नए कक्षा 7 विषय सामाजिक ज्ञान यानी कि हमारा अतीत सेकेंड चैप्टर 6 नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। ठीक है बच्चों, पार्ट 2। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि ये जो मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पी के उत्पादन के जो प्रमुख केंद्र हैं वो मेन तो सूरत, मसूलीपट्टनम, हम्पी है। और उसके बाद तंजावुर, उरेयर है, और इधर तमिलनाडु में मदुरै है, कर्नाटक में स्वामीमल्लई है, हम्पी है, और राजस्थान में अगर देखा जाए तो पुष्कर है, अजमेर में पुष्कर है, उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो वृंदावन है, गुजरात में सोमनाथ मंदिर है ना। तो इस प्रकार हमने देखा, और इसमें कई नगर में अनेक प्रकार के प्रशासनिक नगर, मंदिर नगर भी है। मतलब जो नगर हैं उसमें बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे तीर्थ स्थल भी है, और कई मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र भी इस प्रकार बन गए थे। और वहाँ के बाज़ारों में भी कई प्रकार की हलचल थी, और वहाँ पे नगर में सैन्य शिविर भी लगे रहते थे, और बाज़ारों में अनाज, मसाले, कपड़े, आभूषणों की बिक्री भी होती थी, और जल की आपूर्ति के लिए कुएं और तालाबों से होती थी। और उरेर नामक स्थान पर साली बुनकर मंदिर कुशल के झंडियाँ भी कपड़े बनाते थे, और राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और साधारण लोगों के लिए मोटा सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। और सुंदर घंटे धातु का भी दीपक के प्रयोग किए जाते थे, जो कांसे की बनी होती थी। और इसमें कांसा जो है एक मिश्र धातु है, रांगा यानी कि टीन और तांबे के मिश्र से घंटा धातु बनता था, तो घंटे जैसी ध्वनि उसमें उत्पन्न होती थी। ठीक है ना। और ये जो थी इसमें एक और थी कि लुप्त मोम तकनीक का भी प्रयोग किया जाता था। तो हमने देखा कि चोल कालीन कांस्य मूर्तियाँ होती थी, और चोल कालीन में राजा चोल द्वारा निर्मित राज राजेश्वर मंदिर की घंटियाँ बजती थी। तो इन चोल कालीन शासकों ने ही कांसे की मूर्तियों को बनवाया, जिसमें कांसे की मूर्तियों में लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। ठीक है ना। तो ये लुप्त मोम तकनीक क्या है वो देखते हैं। इसके अंतर्गत प्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती है। किसकी? मोम की। इसे चिकनी मिट्टी, लुप्त मोम तकनीक में कैसी मिट्टी का प्रयोग किया जाता था? चिकनी मिट्टी का। कैसी मिट्टी? चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता। इसे पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था। उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद किया जाता था। जब वो मिट्टी उसमें लीप दी जाती थी, उसके बाद उनको सुखाया जाता था। सुखाने बस वो गर्म करती, और मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाया जाता था, और उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता था। और लुप्त मोम तकनीक में चिकनी मिट्टी का जो प्रयोग किया जाता था, वो चिकनी मिट्टी के खाली सांचे होते थे। जब भी कोई मूर्ति या कुछ किसी प्रकार की कोई चीज़ बनाई जाती थी, तो इस प्रकार वो सांचे बने होते थे, है ना। इस प्रकार वो सांचे बने होते थे। इन सांचों में मोम वगैरह वो डाल दिया जाता था।
खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी, तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था। उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। तो इस प्रकार वो लुप्त मोम तकनीक से मूर्ति बन जाती थी। अब देखिए, मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र। तंजावुर एक मंदिर नगर नगरीकरण का महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया। नगरीकरण क्या है? नगरीकरण का अर्थ हुआ नगरों का विकास करना, नगरीकरण कहलाता है। और तंजावुर जो है चोल राजाओं की राजधानी है। ये चोल राजाओं की राजधानी है, ठीक है। जहाँ पे आपको पता है कि राजराज चोल द्वारा निर्मित राज राजेश्वर मंदिर बनवाया गया था। और इस तंजावुर नगर के वास्तुकार कुंजूर मल्ल राजराज पेरुथचन थे, जो कि बहुत ही अच्छे वास्तुकार भी थे, ठीक है ना। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। मंदिर अक्सर क्या करता है? समाज के लिए और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के लिए के भी महत्वपूर्ण था। अब देखिए, शासक जो है वो मंदिरों का निर्माण क्यों करवाते थे? मंदिरों का निर्माण इसलिए करवाते थे कि वो विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव, किस भाव से? अपने भक्ति भाव को दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते थे। मंदिर क्यों बनवाते थे शासक? क्योंकि वो विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव प्रतिष्ठित करने के लिए मंदिर का निर्माण करवाते थे, ठीक है ना। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, जिनकी आय से, देखो एक बहुत बड़ी बात है कि मंदिरों को भूमि व धन क्या करते थे? अनुदान देते थे, दान में दे देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान और विधि विधान से संपन्न किए जाते थे, ठीक है। अनुदान देते थे और जो आय होती थी उससे क्या करते? मंदिर बनवा कर जो धार्मिक अनुष्ठान होता था, यज्ञ वगैरह, विधि विधान से वो संपन्न करवाते थे। अब देखिए, अब इसमें ये होता था कि तीर्थ यात्रियों और पुरोहित पंडितों को भोजन करवाया जाता था, पर्वोत्सव मनाए जाते थे। और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर में जो दर्शनार्थी जो होते थे उनके लिए भी क्या था कि दान दक्षिणा भी दिया करते थे। मंदिरों के लिए दान दक्षिणा भी दिया करते थे। तीर्थ यात्रियों और पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था। पर्वोत्सव मनाए जाते थे और मंदिर के दर्शनार्थी दान दक्षिणा दिया करते थे, ठीक है। और देखिए, मंदिर के कर्ता धर्ता कह सकते हैं, जो पंडित लोग होते थे, कर्ता धर्ता पंडित लोग, या जो उनका ट्रस्ट बना होता था, ट्रस्टी, मंदिर के धन को कहाँ प्रयोग करते थे? व्यापार और साहूकारी में लगाते थे। मंदिर के कर्ता धर्ता क्या करते? धन को व्यापार में या साहूकारी में लगाते थे, जिससे कि ये पैसा उनको ब्याज सहित वापस मिल जाता। और जब भी मंदिर के लिए पैसे लगाने पड़ते थे तो वो उन व्यापारियों से और साहूकारों से वापस टैक्स सहित, ब्याज सहित वो ले लेते थे। और यूँ तो आपको पता है कि हर मंदिर में एक दान पेटी भी होती है, जिसमें वो अपने हिसाब से
वो पैसे भी डाल देते थे। जो जिनकी श्रद्धा और विश्वास के साथ जो होता था डालते थे। और उसके बाद जो उस दान पेटी को खोला जाता था, फिर काउंटिंग की जाती थी कितने इस साल कितने पैसे मंदिर में आए। वो पैसा जो मंदिर में काम होता था तो उसमें आधा थोड़ा बहुत लगा देते थे, नहीं तो वो साहूकारों को और व्यापारी लोगों को पैसे दे देते थे। तो इस प्रकार पैसे का रोटेशन चलता रहता था। अब देखिए इसी के आगे धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर या दर्शनार्थियों और तीर्थ यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि समय के साथ ही बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, ठीक है ना, काम करने वाले, शिल्पी यानी कि जो कलाकार होते थे, वो व्यापारी तथा मंदिर तथा उसके दर्शनार्थी और तीर्थ यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसने लगे। मतलब कई जो बहुत बड़ा एक धार्मिक स्थल होता है वहाँ ये लोग बड़े बड़े स्टॉल या दुकानें लगाते हैं। कई लोग वहाँ आसपास ज़मीन खरीद लेते हैं और अपने कार्य को वहीं आगे बढ़ाते हैं। तो कई लोग कामगार भी, काम करने वाले लोग भी वहाँ बस जाते हैं। और दर्शनार्थी और तीर्थयात्री जो आते हैं उनको सामान वगैरह देने के लिए वो वहीं अपनी दुकानें वगैरह लगा दे। कई धर्मशाला खोलते हैं, कई होटल खोल देते हैं, कोई बड़ी सी दुकान लगाते हैं। और इस प्रकार कुछ लेबर भी होते हैं कामगार के लिए, तो अपना कार्य करते हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे वो आसपास बसने लगे। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इस प्रकार क्या हुआ, मंदिर नगरों का विकास हुआ। क्योंकि मंदिर के आसपास जितने भी जो लोग रहते थे वो अपने काम के हिसाब से वहाँ रहते, क्योंकि मंदिर में तीर्थ यात्री और दर्शनार्थी आते थे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो वहाँ रहते थे। मतलब जीवन पर्यंत वो वहीं बस जाते थे। इसी रीति से मंदिर के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। आविर्भाव में उद्भव हुआ, ठीक है। ऐसे कई अपने स्टेट हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे या जी वर्षों से वो मंदिरों के आसपास नगर बस गए। जैसे मध्य प्रदेश में भील स्वामीन यानी कि भीलसा या विदिशा नगर का निर्माण हुआ, ठीक है ना। और गुजरात में सोमनाथ मंदिर का, तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरई, आंध्र प्रदेश में तिरुपति का, ठीक है। तो इस प्रकार वो पढ़ते रहे। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ठीक है। और आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो महाकालेश्वर का मंदिर है, तो आज भी वो नगर नाम से प्रसिद्ध है। गुजरात गांधीनगर, ठीक है, सोमनाथ का मंदिर। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तथा मदुरई, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो कि अभी तो हैदराबाद है और 2024 को अमरावती हो जाएगी। और आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी, ठीक है। इस प्रकार
नगरों का निर्माण हुआ। और उसके बाद अगर देखा जाए तो तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे, जो तीर्थ स्थल थे वो भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए, नगरों के रूप में विकसित हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश में वृंदावन, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ठीक है, तमिलनाडु जो है तिरुवन्नमलाई, तमिलनाडु में तिरुवन्नमलाई, ठीक है। तो इस प्रकार कई तीर्थ स्थल थे जो धीरे धीरे नगरों के रूप में भी विकसित हो गए। आज भी वृंदावन तिरुवन्नमलाई एक नगर के रूप में हो गए, जो पहले तीर्थ स्थान थे। अब देखिए, राजस्थान में अजमेर 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी। राजस्थान में जो अजमेर जिला है वो 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी, चौहान राजाओं की राजधानी अजमेर, ठीक है ना। ये आगे चलकर मुगलों के शासन में वो सूबा मुख्यालय बन गया, मुख्य, वहाँ पे हर प्रकार के लोग वहाँ रहने लगे और वो उनका मुख्य केंद्र बन गया था। तो इस प्रकार हमने देखा बच्चों कि किस प्रकार मंदिर के कर्ता मंदिरों के धन को व्यापार और साहूकार में वो लगाते थे, और मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का उद्भव हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश में भील स्वामिनी यानी कि भिलसा विदिशा, गुजरात में सोमनाथ, तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरई, आंध्र प्रदेश में तिरुपति, ठीक है। इसी प्रकार तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश में एक तीर्थ स्थल था वृंदावन, वो भी नगर के रूप में विकसित हुआ, और तमिलनाडु में तिरुवन्नमलाई जी थी, वो भी एक तीर्थ स्थल था, वो जो एक नगर के रूप में विकसित हो गया। और चौहानों की राजधानी जो 12वीं शताब्दी में कौन सी थी? राजस्थान राज्य, अजमेर जिला, राजस्थान की राजधानी जयपुर, है ना। जो कि चौहानों के राजाओं की राजधानी थी, और आगे चलकर मुगलों के शासन में वो सूबा का मुख्यालय भी बन गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार प्रशासनिक केंद्र चोल शासकों के समय थे, और किस प्रकार मंदिर और तीर्थ केंद्र बन गए। जिसमें सबसे जो प्रसिद्ध हुआ था वो तंजावुर एक मंदिर नगर का एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ पे कई बाजार लगे, कई मंदिरों की दीवार पर चित्र उत्कीर्ण हुए, जो कि एक वास्तुकार जो कुंजर मदन राज पेरुथन की वास्तुकला की प्रशंसा के लोग आज भी नहीं थकते हैं। और वहाँ के राजा राजराज चोल द्वारा एक निर्मित राजेश्वर मंदिर बनवाया गया। वहाँ पे जो घंटियाँ सुनाई देती है वो कांसा, तांबा और रागा यानी टीन के मेल से बनी होती हैं, ठीक है। फिर चोल कालीन राजाओं ने लुप्त मोम तकनीक का भी प्रयोग किया, जो कांसे की मूर्तियाँ बनती, जिसमें एक चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। वो चिकनी मिट्टी फिर उसको पहले उस सांचों में डाल देते थे, पोत देते थे, उसके बाद उनको सुखाया जाता था, सुखाने के बाद वो गर्म करते, फिर छोटे छेद में वो मोम निकल कर बाहर आ जाता, और मूर्ति धातु ठंडी होने पर वो मूर्ति ठोस रूप आकर ले लेती और प्रतिमा साफ करके चमका दिया जाता था। इस प्रकार हमने देखा इस प्रकार चोल राजा कांसे की मूर्तियाँ बनाते थे। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपके सामने ये प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को वीडियो अच्छी तरह से देखना है, अच्छी तरह से सुनना है, और वीडियो सुनने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर भी ढंग से
देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद लाइन खींचनी है, लाइन खींचने की आदत डाल दें, ठीक रहता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आपको ढंग से सुनना है, समझना है और प्रश्न का उत्तर देना है। और प्लीज़ बकाया शुल्क है तो वो जमा करा देना। थैंक यू।